नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि मारवा हाउस के बाहर अभी एक गाड़ी आकर रुकती है। उसके इस हॉर्न को सुनने के बाद जैसे यहाँ पर रोहित और अनिका सबको सामने दिखाई देते हैं तो अब यहाँ पर धर्मराज मारवा अब रोहित से कहते हैं, रोहित फ्रेश होकर जरा मेरे प्राइवेट ऑफिस में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो ये सुनते ही अब रोहित भी कहता है ठीक है, और वो अब अनिका के साथ अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो इधर धर्मराज मारवा अब अपने फोन से एक मैसेज टाइप करते हैं जिसमें लिखते हैं, हमारे जाल में पहली मछली फंस गई है, हमें इंतजार है बाकी के 2 मछलियों का भी। इसे टाइप करने के बाद अब वो इसे सेंड कर देते हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। तो इधर दूसरी तरफ अब वो ये करते हुए अपने रूम में जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आयशा के विला में यहाँ पर नेत्रा अब जोर जोर से चिल्ला रही थी, जो कि अब चिल्लाते हुए ही कहती है, देखो देखो तुम जो कोई भी हो, मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनते ही अब यहाँ पर एनी कहती है, तुम जिंदा सिर्फ इसलिए हो क्योंकि अभी हमारे पास तुम्हारे इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करने का कोई भी रास्ता नहीं है। बस जब तक हमें वो रास्ता नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें यहाँ पर कुछ पल के लिए और ऐसे ही रहना होगा। उसके बाद हम तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे, वरना अगर जब बस इंतजार है उसका, वरना तुम्हें तो हम उसी वक्त मार भी सकते थे जब तुमने रिया को किडनैप किया था। ये तो तुम्हारी अच्छी किस्मत है कि वो इल्यूजन हम अब तक डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। इधर एनी की ये बात सुनते ही अब नेत्रा कहती है, तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है मेरे क्रिएट किए हुए इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करना? अरे तुम लोगों की पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी ना तो भी उसके बाद तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें कहती हूँ कि मेरे बनाए हुए इल्यूजन को ख़त्म करना किसी के भी बस की बात नहीं है। ये सिर्फ तुम अपने सपनों में ही कर सकते हो और जब तक वो इल्यूजन डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक तुम लोग मुझे मार भी नहीं सकते। और ये कहते हुए ही नेत्रा अब जोर जोर से हंसने लगती है। तो वहीं एनी नेत्रा को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अब उसके पास जाकर अब उसके मुंह पर एक जोर का पंच मार देती है और उसके मुंह पर पंच मारने के बाद अब वो नेत्रा के मुंह को फिर से बंद कर देती है और उसके बाद अब अपने फ़ोन को निकालकर अब उसे अनिका को एक मैसेज टाइप करती है जिसमें एनी लिखती है, अनिका मैडम क्या आप अभी उस कॉलेज में जा रही हैं या फिर वहाँ पर आर्या मूर्ति बनकर मैं चली जाऊँ? प्लीज़ अपडेट मी, क्योंकि अगर आप वहाँ पर नहीं जा रही हैं तो मुझे फिर वहाँ पर आर्या मूर्ति बनकर जाना पड़ेगा। यू नो ना, योर फ्रेंड्स मोनिशा इज इन डेंजर, इवन आई सेंड यू है वीडियो। इसे सेंड करने के बाद एनी अब अपनी ही सोच में थी, वो भी यही बस अनिका के ही रिप्लाई के आने का इंतजार कर रही थी। उसे बस अनिका के कमांड का इंतजार था। तो इधर मल्होत्रा हाउस में सभी अभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी अब किशन मामा कहती हैं, अंजलि जरा यहाँ पर आना। अब किशन की ये बात सुनते ही अंजलि मामी भी अब वहाँ पर किशन के पास आ जाती है और कहती है, हाँ कहो क्या बात है। अब अंजलि मामी की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, तुम मिली ना कल रात विक्रांत से? सच बताना अंजलि, कैसा लगा वो तुम्हें? अब किशन की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कुछ पल के लिए तो जवाब नहीं देती, लेकिन अब वो कहती है, अच्छा है, इवन नेचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दिखने में भी अच्छा है। देखिए ना, इतने बड़े इंसान का ग्रैंडसन है लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी घमंड नहीं है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है उसके अंदर। लेकिन अब ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या रीज़न है मुझसे पूछने का? इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं,
वो क्या है ना अंजलि, देखो प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। देखो अभी ये भी शादी के लायक हो गया है, और रानी साहिबा उसने उसने भी अब तक शादी नहीं की है, मतलब तुम्हारी बेटी आलिशा। इसलिए मैं सोच रहा था कि ये लड़का आलिशा के लिए कैसा रहेगा। देखो देखो मैं मानता हूँ कि आलिशा गुलेरिया परिवार की बेटी है, लेकिन तुम भी तो उसकी माँ हो ना। तो बस इसी नाते ही मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, बस क्योंकि तुम उसकी माँ हो तो उसके प्रति कोई जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। ये सुनते ही अंजलि कहती है, लॉजिकली आलिशा के ऊपर धनंजय पीरामल और बड़ी रानी यानी कि रेवती का हक है। इस टॉपिक पर उनका डिसीजन लेना ही सबसे पहले ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे तो बाद में पता चला है कि आलिशा मेरी बेटी है, इसलिए मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहूँगी। इधर अंजलि मामी की ये बात सुनकर तो किशन मामा बस फटी हुई आंखों से अंजलि मामी को ही देख रहे थे। इधर किशन को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर यहाँ पर खुद अंजलि भी यह कुछ सोच रही थी, तो इधर किशन मामा खुद अंजलि को देखकर शौक में थे। अब वो अपने मन में कहते हैं, मेरी भोली भाली इमोशनल अंजलि आज लॉजिकल बातें कर रही है। क्योंकि अंजलि मल्होत्रा इतने सालों से काफी इमोशनल ही अपना एक नेचर शो कर रही थी, लेकिन आज जो अंजलि उनके सामने खड़ी थी वो आज लॉजिकल बातें कर रही थी, जो किशन मल्होत्रा के लिए काफी शॉकिंग था। इधर किशन मामा को ऐसे देखकर अब अंजलि मामी कहती है, क्या हुआ है किशन, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अब अंजलि की इस बात पर अब किशन मामा अब अपने सेंस में आते हुए कहते हैं, कुछ नहीं अंजलि, बस यूं ही। और वो करिश्मा यहाँ नहीं है तो घर कितना सूना सूना लग रहा है ना, वरना देखो पूरे घर में ही करिश्मा की ही आवाजें हमें सुनने को मिलती है। अब किशन मामा यहाँ पर बात को टालते हुए अब करिश्मा का जिक्र कर देते हैं। इधर किशन की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अरे अपने विक्रांत भैया को देखकर वो इतनी खुश हो गई कि जिद ही करने लगी, क्योंकि उसे अपने भैया के साथ जाना है और वो भी अपने दादाजी से मिलने। अब ये सुनते ही अब अंजलि मामी भी कहती हैं, हाँ तो अच्छा ही है ना, जितने लोगों से मिलेगी उतना ही उसके लिए अच्छा है। अंजलि की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो अंजलि, बेचारी ने इतनी छोटी उम्र में ही ना जाने क्या क्या देख लिया। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे थे कि तभी अब यहाँ पर क्रिश वहाँ पर आ जाता है, और वो आते हुए ही पापा मम्मी कहता है। तो इधर किशन के मुंह से पापा मम्मी सुनकर अब यहाँ पर अंजलि और किशन उसी की तरफ देख रहे थे, और अब किशन कहते हैं, क्या हुआ क्रिश, क्या बात है? अपने पापा की इस बात पर अब यहाँ पर क्रिश कहता है, अनिका दीदी और रोहित जीजू मारवा हाउस आ गए हैं। मुझे अभी पता चला है। वो क्या है ना कि सनी ने बॉयज़ ग्रुप में सनी का मैसेज आया हुआ था। वो बहुत ही खुश है, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, लेकिन रोहित और अनिका अब तक नहीं आए थे। लेकिन अब उसने अपडेट दिया है, और ये देते हुए उसकी खुशी का साफ साफ पता चल रहा है। ये सुनते अब किशन मामा कहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि क्रिश, एक काम करते हैं, हम दोनों अनिका और रोहित को आज शाम डिनर पर ही इनवाइट करते हैं। कितना समय हो गया है उन लोगों से मिले, इस बहाने हम उनसे मिल भी लेंगे, और इसी बहाने वो दोनों यहाँ पर पापा से भी तो मिल लेंगे ना। अब यहाँ पर किशन मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ ये अच्छा आइडिया है, आप एक काम कीजिए, रोहित मारवा को अभी के अभी फ़ोन करके डिनर पर इनवाइट कीजिए, और तब तक मैं श्वेता और लक्ष्य को यहाँ पर बुला लेती हूँ। दोनों ही बेटियाँ घर पर आएंगी तो घर में सच में रौनक आ जाएगी। करिश्मा के जाने के बाद जो रौनक यहाँ पर मल्होत्रा हाउस से चली गई है, वो कम एटलीस्ट कुछ देर के लिए तो वापस आएगी। इधर ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, मैं अभी रोहित मारवा को फ़ोन करता हूँ। इधर साउथ दिल्ली में यशोदा अपार्टमेंट में यशपाल अग्रवाल भी अपने मन में ही सोच रहे थे कि आखिर ये आयशा कहाँ भाग गई है। क्या सच में उसका किडनैप हुआ है, या वो फिर खुद ही भाग गई है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे मेरे ऊपर किसी तरह का शक हो गया हो और इसी तरह से वो मुझसे अपना पीछा छुड़ा के भाग गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि आयशा को मुझ पे शक हो। इवन आयशा को तो छोड़ो, किसी और को मेरे ऊपर शक ही नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी इमेज यहाँ पर लोगों के प्रति है ही इतनी अच्छी। लेकिन अब वो यहाँ पर अपनी ही एक सोच में थे। जब वो ये सब सोच रहे थे तभी अब यहाँ पर डोरबेल बजने लगती है। डोरबेल की आवाज को सुनकर वो अब अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास जाते हैं और अब उसे खोल देते हैं, ये सोचते हुए कि आखिर अब इस वक्त कौन आया है। लेकिन जैसे जैसे ही यहाँ पर यशपाल अग्रवाल अब दरवाजे को खोलते हैं तो उनके सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर अब यशपाल कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन्होंने ये कहा ही था कि तभी उनके कानों में एक आवाज आती है, दादू। अब ये आवाज सुनते ही तो अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, अरे मेरी करिश्मा भी यहाँ पर आई है। व्हाट अ प्रेजेंट ऑफ सरप्राइज, अंदर आ जाओ इधर। यशपाल की ये बात सुनते ही करिश्मा अंदर आकर कहती है, दादू क्या ये आपका घर है? इस बात पर यशपाल अग्रवाल कहते हैं, बेटा नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ये आपकी बुआ दादी का घर है। ये सुनते ही अब करिश्मा कहती है, मैं पूरा घर घूम कर आऊं क्या? इधर करिश्मा की इस बात पर यशपाल अग्रवाल कहते हैं, आप पूरा घर घूमिए, तब तक मैं आपके लिए अल्फांजो मैंगो काट कर लाता हूँ। ये सुनते करिश्मा कहती है, मैंगो तो मुझे बहुत ही पसंद है और दादू आप उसका शेक भी बनाइएगा। करिश्मा की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, पक्का प्रॉमिस। और ये सुनते ही करिश्मा पूरे घर में घूमने लगती है। तो वहीं अब हाल में सिर्फ विक्रांत और यशपाल अग्रवाल ये दोनों ही खड़े हुए थे, क्योंकि करिश्मा के जाने के बाद अभी ये दोनों एक दूसरे से बातें कर सकते थे। इधर कुछ देर तक अपने ग्रैंडसन को यहाँ पर घूर कर देखने के बाद अब यशपाल कहते हैं, तुम इंडिया में क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यशपाल की इस बात पर अब विक्रांत कहता है, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं स्पेशल डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी हूँ। मेरा ट्रांसफर यहाँ पर इंडिया में हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी के लिए आया हुआ हूँ। इधर विक्रांत की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है ना? मुझे तो सच कहूँ तो समझ में ही नहीं आता विक्रांत के मुट्ठी भर सैलरी से तुम्हें क्या मिलता है? अरे जबकि तुम्हारा तो पूरा का पूरा समुंदर है, तो उस मुट्ठी भर सैलरी से तुम क्या करना चाहते हो? यशपाल की ये बात सुनते ही अब विक्रांत कहता है, मुझे आपके बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। और हाँ, ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बात क्या है ना कि करिश्मा को आपसे मिलना था, वो आपको बहुत ही मिस कर रही थी और मेरी ड्यूटी का भी टाइम हो रहा था, तो मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तब तक आप करिश्मा के साथ कुछ समय रहिए। विक्रांत की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, वो मर्जी है तुम्हारी, अब जाओ, निकलो यहाँ से। वैसे तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा इस छोटी सी नौकरी को करके। इस बात पर विक्रांत कहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये कहते हुए विक्रांत वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वो कुछ सोचकर यहाँ पर रुक जाता है और अब वो पीछे मुड़कर कहता है, मेरे पास प्रूफ है। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग इंपीरियल ग्रुप से आती थी और उसका हेड किंग है। अब जैसे ही यहाँ पर विक्रांत ने ये कहा, ये सुनते ही यशपाल अब उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, जो भी हो, तुम्हारे पास चाहे कोई भी प्रूफ क्यों ना हो, मेरे पास तुम्हारे ये फालतू के सवालों का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वैसे टेबल पर आम रखे हैं, तुम चाहो तो इन्हें लेकर जा सकते हो, वो भी तुम्हारी मर्जी है। यशपाल की इस बात पर विक्रांत कहता है, मैं खुद ले सकता हूँ। ये कहते हुए ही विक्रांत अब वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं यशपाल अग्रवाल अब टेबल से 2 आंबों को उठाकर अब किचन की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वो करिश्मा के लिए उसका शेक भी बनाना था और उसके लिए उसे काटने भी थे। तो इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में रोहित और अनिका दोनों ही अपने ही रूम में थे कि तभी उनके रूम का दरवाजा अब नॉक होने लगता है।
उस आवाज को सुनते ही अब रोहित कहता है, मैं देखता हूँ। इस बात पर अब अनिका भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और रोहित दरवाजे के पास जाकर जब उसे खोल देता है तो सामने भूमिका को देखता है। भूमिका को देखकर अब रोहित कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो भूमिका? रोहित की ये बात सुनते ही भूमिका रोहित को अब अपने हाथ से साइड हटाते हुए ही अब वो जल्दी से अंदर आ जाती और कहती है, अनिका और वो अब यहाँ पर ये कहते हुए अनिका के पास जाती है और अब अनिका को जल्दी से हक कर लेती है और कहती है, ओ गॉड, आई मिस यू सो मच। इधर यहाँ पर भूमिका को हक करते हुए अनिका अब रोहित की तरफ ही देख रही थी। इधर रोहित अब भूमिका से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी बीबी से हक करने के लिए आई थी? इस बात पर अब भूमिका कहती है, मुझे अनिका की बहुत ही याद आ रही थी तो मैं उसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। वैसे अनिका, एक प्रॉब्लम हो गई है। भूमिका की ये बात सुनते ही अनिका अब यहाँ पर हैरानी से भूमिका की तरफ देखती है कि आखिर कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई। और अब वो हैरानी से पूछती है, कौन सी प्रॉब्लम? इस बात का जवाब देते हुए भूमिका कहती है, यार डिपार्टमेंट में एक नया ऑफिसर आया है। उसने हम दोनों का इसलिए अब हम दोनों को ही डिपार्टमेंट में जाना होगा। उसने साफ साफ कहा है कि तुम्हें और मुझे अब डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली ज्वाइन करना होगा। ये सुनते ही अनिका कहती है, मुझे भी जाना होगा, लेकिन क्यों? मैंने तो पहले ही अब्बास से कहा है ना। इस बात पर भूमिका हाँ में अपना सिर हिला देती और कहती है, देखो वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में स्पेशल डिपार्टमेंट चलते हैं। भूमिका की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ओके। और इधर अनिका से बात करने के बाद भूमिका अब उससे कहती है, बस जल्दी से तुम रेडी हो, तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ। और ये कहते हुए वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर भूमिका के जाने के बाद रोहित अब अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और वो अनिका को देखकर कहता है, क्या आप वहाँ पर जाना चाहेंगी अनिका? इस बात पर अब अनिका कहती है, तुम चिंता मत करो मिस्टर मारवा, मैं सब संभाल लूंगी। और ये कहते हुए अनिका अब कबर्ड से अपने कपड़ों को निकालकर बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं रोहित एक किंग वाले नंबर पर अब यहाँ पर आलिशा का फोन आ रहा था, क्योंकि आलिशा अभी भी टेंशन में थी। उसे अपने इसे इंडिया वाले इस केस के बारे में, इसलिए उसे रोहित से बात करनी थी। इसलिए रोहित अब अपने फ़ोन को रिसीव करते हुए ही कहता है हेलो। तो सामने से अब उसे आलिशा की आवाज़ आती है, जो कि कहती है, किंग आप कहाँ हैं? हम काफ़ी वक्त से आपको फ़ोन करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। आलिशा की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ रानी साहिबा, वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था। एनीवे, आप बताओ सब ठीक तो है ना? किस वजह से याद किया? किंग की इस बात पर अब आलिशा कहती है, किंग वो स्पेशल डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर है, इंस्पेक्टर अब्बास। उन्होंने हमें ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के केस में हमारे खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, इसलिए वो हमें इंडिया बुला रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं क्योंकि ये खतरनाक ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट यहीं पर ही हो रहा था, यानी कि राजमहल के बेसमेंट में। तो उनका मानना है कि हम भी इसमें शामिल हैं। आलिशा, अब इस वक्त हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। क्या हमें इंटरोगेशन के लिए इंडिया आना चाहिए या फिर नहीं? ये सुनते ही अब रोहित यहाँ पर कुछ पल सोचता और कहता है, तो आप महेंद्र पीरामल से क्या आपने इसके बारे में बात की? इस बात पर अब आलिशा कहती है, हमने मामा जी से इसके बारे में बात की थी। उनका काम अभी प्रोसेस में है, वो अपने लेवल पर जो उनसे हो रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आलिशा की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, फिर आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, और हाँ, मैं थोड़ी देर में आपसे फिर से बात करता हूँ। रोहित की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, ओके किंग, और वो अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो वहीं फ़ोन के डिस्कनेक्ट होने के बाद रोहित अभी अपनी ही सोच में था, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, क्या हुआ है किंग? आप किस गहरी सोच में हैं? इधर यह आवाज़ सुनते ही अब रोहित कहता है, आपके साथ मारवा हाउस से निखिल भी जाएगा। आपको उससे कहना है कि एक पेन ड्राइव में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला करके दे, जो कि इंस्पेक्टर विक्रांत के पास है। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी हाथ से बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए,
क्योंकि जो जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है मेरे लिए अब उन इंफॉर्मेशन को देखना और जांचना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है किंग, ओ आई एम सॉरी, मेरा मतलब है मिस्टर मारवा। अब ये सुनते ही रोहित कहता है, ध्यान ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं होना चाहिए। इधर ये सुनते ही अनिका कहती है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और आपको पता है ना कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? और हाँ, हो सकता है कि आपका सामना आपके अतीत से जुड़े कुछ लोगों से हो सकता है। इस बात पर अब अनिका कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। और ये कहते हुए अनिका अब अपने रूम के दरवाजे को खोलकर बाहर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो अभी स्पेशल डिपार्टमेंट में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। तो वहीं रोहित अब अपने फ़ोन से एक नंबर को डायल करता है। इधर कुछ ही देर के बाद जब सामने से आवाज़ आती है, ये किंग किंग। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, चिराग, मुझे इंस्पेक्टर विक्रांत की हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इंस्पेक्टर विक्रांत जिसने अभी हाल ही में स्पेशल डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है। हर छोटी से छोटी चीज़ बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। ध्यान रहे, कुछ भी बिल्कुल ना छूटे, क्योंकि हमारे लिए हर एक छोटी से छोटी चीज़ बहुत ही ज़रूरी हो सकती है। अब रोहित की ये बात सुनते ही चिराग कहता है, ओके किंग, काम हो जाएगा। और हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि राजीव गुलेरिया और महेंद्र पीरामल दोनों ही अभी राजस्थान जा रहे हैं। शायद अगर वो राजस्थान जा रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि वो दमयंती देवी के किले में ही जा रहे हैं। अब यहाँ पर चिराग की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, हाँ वो जरूर, जब से उन्हें पता चला होगा वो जरूर क्रिस्टोफर के बारे में ही पता लगाने के लिए वहाँ पर जा रहे होंगे, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि एक वही है जो इस समय आलिशा को बेगुनाह साबित कर सकता है। रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, लेकिन किंग, वो क्रिस्टोफर तो इससे पहले ही। अब चिराग अपनी बात को पूरा करता कि तभी रोहित कहता है, मुझे पता है चिराग, तुम अभी वो काम करो जो तुम्हें करने के लिए मैंने कहा है, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे पहले इंस्पेक्टर विक्रांत की इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अब इस बात पर उसे सामने से आवाज़ आती है, ओके सर, मैं भी अपने काम पर लग जाता हूँ। इधर चिराग की ये बात सुनते ही रोहित भी अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और अब अपने मन में ही सोचता है, अनिका मुझे माफ़ कर देना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ही कर रहा हूँ। इधर मारवा हाउस में रोहित अपनी ही सोच में था, तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस में स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में यहाँ पर करण गुलेरिया अब स्वाति से कहते हैं, स्वाति मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। करण की ये बात सुनते ही यहाँ पर धनंजय उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, स्वाति वो मेरे फ़ोन में नेटवर्क आया या नहीं? इधर ये सुनते ही अब स्वाति कहती है, वो आप उसी रूम में चले जाइए, क्योंकि उस रूम में आपका फ़ोन में नेटवर्क आ जाएगा। इवन मैंने आपका फ़ोन भी वहीं पर डेस्क पर ही रख दिया है। स्वाति की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और अब वो उसी रूम की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर कुछ समय पहले स्वाति धनंजय के फ़ोन को लेकर गई थी। तो वहीं अब यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, स्वाति वो कुकिंग करनी है, वो क्या है ना कि सभी को भूख लगी है, कितना समय हो गया है हमें यहाँ पर आए हुए। अब ये सुनते ही स्वाति कहती है, ओके आयशा, चलो मेरे साथ आओ। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा आगे जाने लगती है, तो इधर स्वाति को देखते हुए आयशा मारवा भी अब स्वाति के पीछे पीछे जाने लगती है। तो यहाँ पर उसे ऐसे जाता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया अपनी ही सोच में थे। वो बस अभी यही सोच रहे थे कि उन्हें अब हर हाल में स्वाति से बात करनी ही होगी। यही सोचकर करण अब स्वाति की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी उनके कानों में धनंजय पीरामल की आवाज आती है, करण एक बार जरा इधर आना। धनंजय जो कि अभी उसी ही रूम में थे जहाँ पर उसने अपने फोन के में नेटवर्क को कनेक्ट किया था। तो यहाँ पर जैसे ही धनंजय की ये आवाज करण को सुनाई दी, ये सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं, हे भगवान, अब इसे क्या हो गया है? आई होप कि सब ठीक हो, क्योंकि जिस तरह से धनंजय ने करण को आवाज लगाई थी वो थोड़ी सी
परेशान वाली आवाज़ थी, जिसे सुनकर करण ने अंदाज़ा लगा लिया था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अभी उसी रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर करण जैसे ही वहाँ पर उस रूम में पहुँचते हैं तो वो इस रूम के अंदर आते हैं। तो अब अंदर आते हुए ही करण कहते हैं, क्या क्या हुआ है धनंजय, तुम परेशान क्यों हो? क्या क्या कुछ हुआ है क्या? ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ हाँ करण, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। देखो ना, राजीव के ढेर सारे मिस कॉल आए हुए हैं। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, यार कॉल किया होगा उसने, तो इसलिए मिस कॉल आए हैं। ये सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, यार महेंद्र का मेरे पास एक ईमेल भी आया है, लेकिन अभी तक मैंने उसे चेक नहीं किया है। और अगर राजीव ने मुझे इतने सारे कॉल किए हैं तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा, वरना राजीव मुझे बेवजह तो इतने सारे एक ही साथ मिस कॉल नहीं करेगा। एनीवे, पहले मैं एक बार इस ईमेल को चेक करता हूँ, लेट मी चेक फर्स्ट। और ये कहते हुए ही वो धनंजय पीरामल अपने मेल को ओपन करता है। जैसे ही यहाँ पर मेल ओपन होती है तो धनंजय मेल को पढ़ने लगते हैं। वो जैसे जैसे इस मेल को पढ़ते जा रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। जब धनंजय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे तो तब करण गुलेरिया ने उन्हें नोटिस कर लिया था। और अब वो बीच में ही कहते हैं, क्या बात है धनंजय, सब ठीक तो है ना? बताओ मुझे। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, कुछ ठीक नहीं है करण, मुझे अभी के अभी राजमहल में जाना होगा। यही अब धनंजय की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं, मुझे बता तो सही, क्या आखिर हुआ क्या है जो तुम अचानक से अभी राजमहल जा रहे हो? धनंजय यहाँ पर करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अपने फ़ोन को, जिसमें अभी ईमेल खुला हुआ था, उसे करण गुलेरिया को दे देते हैं। और कहते हैं, तुम खुद ही देख लो। इधर अब धनंजय से उस फ़ोन को लेकर करण गुलेरिया अब उस ईमेल को पढ़ने लगते हैं। कुछ देर के बाद जब उन्होंने पूरा इस ईमेल को पढ़ा तो उसे पढ़ने के बाद कहते हैं, ये क्या बकवास है धनंजय, भला ये ऐसा कैसे हो सकता है? और ये कैसा प्रूफ है? इसके ऊपर यकीन कौन करेगा? ये सुनते ही धनंजय पीरामल अब अपने फ़ोन को लेकर अब बिना कोई जवाब दिए सबसे पहले एक नंबर को डायल कर देते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब इधर से धनंजय पीरामल कहते हैं, इंस्पेक्टर अब्बास, क्या मैं जान सकता हूँ कि फ्रांस की रानी को ऐसा ईमेल करने की क्या ज़रूरत थी जो उसे इस मैटर में बेवजह से दसाया जा रहा है? इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, मुझे इस बात का सच कहूँ तो कोई भी आइडिया नहीं है। वो सारे के सारे प्रूफ इंस्पेक्टर विक्रांत ने दिए हैं, मैंने नहीं। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ऑफिसर, क्या आपने सोचा है कि किसी कंपनी का इतना बड़ा सीक्रेट आपको मिल गया है? मार्क माई वर्ड्स, इट्स अ ट्रैप। अब धनंजय की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, वो सब मुझे पता नहीं है, अभी मैं बस इतना ही जानता हूँ कि रानी साहिबा को अब हमें कोऑपरेट करना चाहिए और आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, आप अभी हमारा साथ देंगे। इधर अब्बास की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, अब आपसे बात हम नहीं, बल्कि अब अगर मामला इतना ही आगे बढ़ गया है तो राजमहल के लॉयर ही अब आपसे बात करेंगे। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने फ़ोन को गुस्से में डिस्कनेक्ट कर देते हैं और करने के बाद अब वो कुछ सोचने लगते हैं। इधर धनंजय को कुछ सोचता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या हुआ है, कोई बात बनी क्या धनंजय? क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर अब्बास? करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे अभी सबसे पहले तो करण राजमहल जाना होगा। धनंजय की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर राजीव ने इतने कॉल किए हैं तो एक बार राजीव से भी तो बात करो, आखिर पता तो चले कि आखिर चल क्या रहा है। अब ये सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे हाँ करण, तू सही कह रहा है, राजीव के बारे में तो मैं भूल ही गया था। और ये कहते हुए ही वो अपने फ़ोन से राजीव को कॉल लगा देता है। इधर कुछ ही देर की रिंग के बाद जैसे ही सामने से अब राजीव की बात आती है तो
तो अब यहाँ पर राजीव कहता है, हाँ धनंजय, कहाँ कहाँ हो तुम यार? अरे कब से मैं तुम्हें फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता भी है क्या आलिशा आलिशा के साथ? अभी राजीव ने हड़बड़ाहट में अभी इतना ही कहा था कि तभी उसे बीच में रोकते हुए ही धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे मुझे सब पता चल चुका है। एक काम करते हैं राजीव, वैसे तुम अभी कहाँ पर हो? धनंजय की ये बात सुनते ही राजीव कहता है, मैं भी अभी यहाँ पेरिस में ही हूँ। मैं भी कैलाश अधिकारी के पैलेस में हूँ और हाँ, महेंद्र भी मेरे साथ है। ये सुनते ही अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है, मैं और करण वहीं पर ही आते हैं।